ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इससे पहले 2 वीडियो आपकी अपलोड कर दी थी, जिसके अंदर पहली वीडियो में क्या था, हमारा सिलेबस था, और दूसरी वीडियो में हमने कुछ बेसिक जो इकोनॉमिक्स थी इसे स्टार्ट किया था। तो ये क्लास हमारी बेसिकली जो यूपी पैट एग्ज़ाम है उसके लिए चली हुई है। वैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर इसमें जीएस का सिलेबस है तो जीएस के अंदर जो इकोनॉमिक्स आएगी वो आपकी हर एग्ज़ाम में सेम ही है। तो आज की सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा क्या क्या था। तो अगर मैं बात करूँ, जो अर्थशास्त्र शब्द है, एक तो इकोनॉमिक्स है, एक अर्थव्यवस्था है और एक अर्थशास्त्र है। 2 शब्द हमारे पास मिलते हैं, क्या क्या है, इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। आपके सिलेबस में दिया क्या हुआ है, इंडियन इकोनॉमी के नाम से आपको दिया रहेगा हमेशा ही। इसका अर्थ होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या होता है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर बात करूं इकोनॉमिक्स की, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। क्या होता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करें, जो अर्थशास्त्र शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ था, तो जो मौर्य साम्राज्य था उसके एक मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, कौन थे, चाणक्य। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी, चाणक्य ने करी थी, ठीक है। और इसी में इन्होंने क्या दिया था, राजनीति के बारे में बताई थी। मौर्य साम्राज्य की जो राजनीति है, जो प्रशासन है, इसके बारे में किसने बताया था, अर्थशास्त्र में बताया था। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, यानी कि जो वर्तमान में आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अगर मैं इसकी अर्थ की बात करूँ, देखो अर्थ का अर्थ होता है धन। क्या होता है, धन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है। यानी कि जो आज हमारे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जो अर्थशास्त्र है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, धन का अध्ययन। अगर इस बारे में बात करूँ, सबसे पहली बात इन्होंने लिखी किसने थी, ये अर्थशास्त्र का जो प्रयोग किया गया था, करा गया था 1776 में। 1776 में एक व्यक्ति थे, एडम स्मिथ। कौन थे, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी पुस्तक थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसी पुस्तक के छपने के बाद इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट के रूप में चुना गया था। इससे पहले कभी एक स्वतंत्र विषय नहीं था, लेकिन इसे एसएसटी का एक विषय मान लिया गया था, कब, 1776 में। पुस्तक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। तो इसी कारण से जो एडम स्मिथ जो महोदय है, ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, एडम स्मिथ, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र की जो रचना करी थी वो किसने करी थी, चाणक्य ने। ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने एक वीडियो में, जो कल वाली वीडियो थी, लास्ट क्लास थी, उसमें क्या देखा था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो जो इकोनॉमिक्स है, ये क्या है, आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जिसमें क्या है, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल तुम्हें दिए हुए थे, ठीक है। सिद्धांत का मतलब कोई नियम, कायदे, कानून दिए हुए थे, किसके, कि अपने जो सीमित संसाधन हैं। भाई हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, सीमित है ना। भाई ऐसा तो नहीं हर चीज़, आपको बाइक चाहिए तो 1-2 आपके पास घर में बाइक है, ऐसा तो नहीं है कि हर डेली अलग अलग बाइक ले रहे हो। यानी कि हर चीज़ के आपके पास जो संसाधन है बहुत लिमिट है, और आपकी जो इच्छा है, जो वांट्स है, वो कितने हैं, बहुत असीमित है, ठीक है। या कम है किसी की, इसमें इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा है ना सभी की। तो इन सीमित संसाधनों के साथ अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, सीमित संसाधनों के साथ अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, वो कौन बताता है, हमें इकोनॉमिक्स बताता है। और इसीलिए इसमें क्या मिलते हैं, कुछ सिद्धांत मिलते हैं। जब किसी बुक में कोई सिद्धांत दिए रहेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। और जब इसका प्रयोग हम किसी क्षेत्र पर कर लेंगे, क्या करेंगे, इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, हम इकोनॉमी बोलेंगे। जैसा कोई लिखा हुआ है किसी बुक में कि भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें कुछ बाजार को नियंत्रण करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, तो जब तक ये केवल लिखा हुआ है कहाँ पर, बुक में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और जब इसे हम क्या भारत में प्रयोग कर लेंगे, क्या करेंगे भाई, इसे भारत में प्रयोग कर लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक का चीज़ क्लियर है। थोड़ी सी क्या करना है, अगर बुक में लिखा हुआ है, कहीं पे सिद्धांत दिए हुए होंगे, तो क्या है, वो केवल इकोनॉमिक्स है। और जब इसका हम प्रयोग कर लेंगे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स है। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि जो इकोनॉमिक्स है या जो अर्थव्यवस्था है, इसके कुछ हमने क्षेत्र देखे थे, ठीक है। क्या देखे थे, इसके क्षेत्र कौन कौन से, इसके एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पर ये होते हैं। तो हमने एक हेडिंग इसमें लिखी थी, क्या थी वो, आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या थे, आर्थिक क्षेत्र थे। तो ये कितने थे, कोई बताओगे ना, याद है किसी के, कितने थे भाई, ये 3 थे।
कौन कौन से थे? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, दूसरा क्या था हमारे पास? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी, और तीसरा क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? तृतीयक। ये 3 इसके क्षेत्र थे, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीज़ें शामिल थी, कुछ याद है? जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिला हुआ है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिली हुई थी, प्राकृतिक से मिल रही थी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्राथमिक क्षेत्र मौजूद। द्वितीयक में क्या था? जो हाँ, प्राथमिक चीज़ों का प्रयोग करके, पहली चीज़ों का प्रयोग करके जब हम इसे उद्योगों में कुछ इसका नया निर्माण कर लेंगे तो इसे हम क्या बोल रहे थे भाई? द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि विनिर्माण क्षेत्र भी से बोलेंगे या औद्योगिक क्षेत्र भी से बोलेंगे, इसके सीधे सीधे नाम पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या क्या नाम से जाना जा भाई? एक तो विनिर्माण क्षेत्र और दूसरा क्या है भाई? औद्योगिक क्षेत्र। यानी कि जहाँ मनुष्य ने कुछ चीज़ों का निर्माण कराया। जैसा अगर मैं तुम्हें कहूँ कृषि, जो एग्रीकल्चर है वो किस में आएगी ये बताओ मुझे? किस में होगी भाई? प्राथमिक में। रीजन क्या है? प्रकृति से ही तो मिली है हमें कृषि, तो कृषि किसका हो गया? प्राथमिक का। पशुपालन की बात करूँ, पशुपालन किस में होगा? पशुपालन किस में होगा भाई? बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे मेरे भाई, पशु किसने बनाए? इंसान ने तो बनाए होंगे या भगवान ने बना रखे? पशु किसने बना रखे? प्रकृति के है। और क्या कहा? जो भी चीज़ हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिलेगी तो वो कहाँ से होगा भाई? प्राथमिक में होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मत्स्य पालन की, मत्स्य पालन किस में होगा? प्राकृतिक में होगा, नहीं कि प्राथमिक में होगा। मधुमक्खी पालन किस में होगा? सब इसमें होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो मोबाइल है, मोबाइल किस में होगा? क्योंकि मोबाइल का निर्माण कहाँ हो रहा है भाई? फ़ोन का निर्माण आपके कहाँ पे हो रहा है? उद्योगों में हो रहा है, तो कहीं में होगा इसमें। अगर हम बोर्ड की बात करूँ, जो बोर्ड जिसमें पढ़ा रही है, कहीं में होगा? द्वितीयक में। यानी कि जहाँ मानवों का हस्तक्षेप हो गया, प्राथमिक की चीज़ों का प्रयोग करके जब निर्माण स्टार्ट कर दिया तो किस में होगा वो? द्वितीयक में। और जहाँ डायरेक्टली हमें प्रकृति से चीज़ें मिली हुई होगी वो कहाँ होगी भाई? प्राथमिक। बात करें तीसरे की, इसे बोलेंगे हम सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। आपके पैट के एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चन था कि जो सेवा क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र में शामिल है? तो सेवा किस में होगा? तीसरे में। इसमें कहाँ होगा? यानी कि मानव खुद प्रयोग होगा, कहाँ? संसाधन के रूप में, ठीक है। मानव का जब संसाधन के रूप में, यानी कि इंसान खुद अपनी सर्विस देगा तो क्या होगा मेरे पास? वो तृतीयक में। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, कोई MBBS डॉक्टर है, वो क्या करेगा? आपको कोई दवाई नहीं देने, कुछ नहीं देने का, केवल आपकी बीमारी देखेगा और आपको बता देगा। वो जो पैसा लिया वो कहीं का लिया? अपनी सर्विस का लिया। जहाँ इंसान खुद सर्विस दे रहा हो, जहाँ मानव अपनी खुद सेवा दे रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तृतीयक क्षेत्र में। जैसा अगर मैं बात करूँ मैनेजर की, बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर किस क्षेत्र का होगा भाई? तृतीयक का। बस ड्राइवर जो है हमारे पास, ड्राइवर किस में होगा? तृतीय में। लेकिन बस किस में होगी भाई? द्वितीयक में, ठीक है। खनन किस में होगा? खनन बताओ मुझे, कोयला खदान जो खनन है भाई, खनन कहाँ होगा भाई हमारे पास? प्राकृतिक में। ये चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख ली थी। तो प्रकृति कितने क्षेत्र है भाई इसके? 3। नंबर 1 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन सी चीज़ शामिल है भाई? जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिली होगी। द्वितीयक में जहाँ मानव ने उद्योगों में कोई इसमें चेंजमेंट किया होगा पहली चीज़ में। तीसरे में जहाँ मानव खुद अपनी सेवा दे रहा होगा। पहचान हो जाएगी तीनों की। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा कि सेवा क्षेत्र किसका भाग है या विनिर्माण किस क्षेत्र का भाग है। तो विनिर्माण या उद्योगों की बात होगी तो कहाँ पे होगी? द्वितीयक की होगी। और जो चीज़ें हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिली होगी कहाँ होगी? अच्छा, एक ही चीज़ और ध्यान रखियो, भारत में ना अभी भी सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है? प्राथमिक का है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि किस में आएगी हमारे पास? प्राथमिक क्षेत्र में होगी, ठीक है। तो भारत में क्या है? कृषि प्रधान देश है, तो जिस कारण सबसे ज़्यादा जो योगदान है GDP में या पैसों के मामले में वो कहाँ से होगा भाई? प्राथमिक में। ये इसी बार का क्वेश्चन था जो लेखपाल का एग्जाम तुम्हारा हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ था, ठीक है, कि भारत में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है। और इसमें भी किसका है भाई? कृषि का है। यहाँ तक का चीज़ें कवर है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स है या जो अर्थव्यवस्था है, इसे हम बांटने की बात करेंगे, कितने भाग में बांटा जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। क्या लिखोगे? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। साथ के साथ बोलना भी स्टार्ट करो, ठीक है। वर्गीकरण। अब देखो भाई, जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है 2 भाग? कुछ है आइडिया इनका? है भाई?
पूंजीवादी निर्णय का। और कोई सा? एक तो आएगा हस्तक्षेप के आधार पर यानी कि नियंत्रण के आधार पर। नंबर 1 क्या लिखोगे? नियंत्रण या हस्तक्षेप के आधार पर। ठीक है, हस्तक्षेप के आधार पर। किसके नियंत्रण की बात होगी वो भी करेंगे। दूसरा हमारे पास आएगा विकास के आधार पर। कौन सा होगा भाई? विकास के आधार पर। तो जो अर्थव्यवस्था है, अगर इसके वर्गीकरण की बात करें, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें, तो कौन कौन से हो गए? नियंत्रण के आधार पर। और नंबर 2 क्या होगा? विकास के आधार पर। नियंत्रण का मतलब है कि सरकार का कितना नियंत्रण है, वहाँ पे सरकार का कोई रोल प्ले होगा या नहीं होगा, तो नियंत्रण के आधार पर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? विकास के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया। नियंत्रण के आधार पर कितने भागों में भाई? 3 भागों में। तो नियंत्रण के आधार पर कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? नंबर 1 होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी भाई? नंबर 2 हो जाएगा समाजवादी। तो नंबर 1 क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी क्या हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी हो जाएगी भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो नियंत्रण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से है भाई? सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी, और तीसरी क्या हो जाएगी? मिश्रित, यानी कि कैपिटलिस्ट हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? सोशलिस्ट हो जाएगी। और तीसरी क्या हो जाएगी? हमारे मिक्स्ड। ठीक है, इन तीनों का भी अंतर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कहेंगे पूंजीवादी की। अच्छा, एक बार इससे भी देख लो, विकास के आधार पर भी कितनी है भाई? ये 3 है। नंबर 1 विकसित अर्थव्यवस्था भाई, विकसित। नंबर 2 विकासशील अर्थव्यवस्था। और नंबर 3 है अल्प विकासशील या अल्प विकसित है। ठीक है, अल्प विकसित या अल्प विकासशील। ठीक है, तो विकास के आधार पे कितने भाई? 3 है। कौन कौन से? विकसित, विकासशील, अल्प विकसित या अल्प विकासशील। ठीक है, नियंत्रण के आधार पे कितने भाई? ये 3 है। कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। देखो, एक तो सीधा क्वेश्चन आया कि भारत की इकोनॉमिक्स कैसी है, तो अगर भारत की बात करूं, नियंत्रण के आधार पे कौन सी भाई? मिश्रित है। अगर बात करें विकास के आधार पे कौन सी होगी भाई? सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन तो ये सिंपल से जो आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर विकास के आधार पर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? विकासशील है। अभी एक नया टाइप और जोड़ दिया गया इकोनॉमिक्स में, लेकिन उसे हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। हेडिंग डाल लीजिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, कौन सी है भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, पूंजी का जो अर्थ होता है, पूंजी का अर्थ क्या होता है? पूंजी का अर्थ क्या होता है? पैसों से यानी कि धन से। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। इसके एक तो अन्य नाम दे दिया कई बार। इसका जो दूसरा नाम होगा बाजार अर्थव्यवस्था। क्या होगी? बाजार अर्थव्यवस्था। और तीसरा नाम होगा अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या नाम दे भाई? एक तो पूंजीवादी, दूसरा बाजार, और तीसरा क्या हो जाएगा? अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखो तो इसमें लिखने, देखो 3 चीज होकर, एक तो होगा उत्पादन। क्या होगा? उत्पादन। ठीक है, दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारा वितरण, और तीसरा होगा मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण। ठीक है, मूल्य निर्धारण। ये 3 चीज़ चलेगी। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, यानी कि किस चीज़ का हमें उत्पादन करना है, क्या चीज़ें बनानी है, क्या हमें नहीं बनानी है। ठीक है, दूसरी क्या होगा? वितरण, किस क्षेत्र में इसका वितरण करना है। और तीसरा क्या होगा? मूल्य निर्धारण। तो इन तीनों का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, इन तीनों का जो निर्धारण करेगा वो कौन करेगा भाई? बाजार करेगा। यानी कि जो पूंजीपति जो लोग होंगे वो करेंगे, यानी कि निजी क्षेत्र वाले लोग करेंगे। क्या करेंगे भाई? निजी क्षेत्र। निजी का मतलब समझ रहे भाई? प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो भी मूल्य निर्धारण होगा वो किसके हाथ में होगा भाई? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। मूल्य निर्धारण कौन करेगा भाई? प्राइवेट सेक्टर करेगा। देखो, जब भी मूल्य निर्धारण की बात करेंगे ये 2 भागों में करेंगे, आगे हम इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। नंबर 1 होगा मांग एवं आपूर्ति। नाम सुना है भाई? मांग एवं आपूर्ति। ठीक है, और जो दूसरा होगा हमारे पास वो होगा हमारे प्रतिस्पर्धा पर। प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होगा कंपटीशन कितना है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। ठीक है, प्रतियोगी, जो भी लिखोगे इसे, प्रतियोगिता के आधार पर। ठीक है, प्रतियोगिता एग्जाम वाली प्रतियोगिता नहीं भाई,
कि कितनी कंपनी किस देश में है। ठीक है, मान के चलो आपके पास है एक, हमारे भारत में एक एक्स नाम की एक कंपनी है जो मोबाइल बना रही है और कोई कंपनी नहीं है। अब ये चाहे कितना ही बेकार माल लगाओ इसमें, किसी रेट पे किसी कीमत पे बेचो तो कुछ मतलब ही नहीं जब अकेला है। लेकिन इसी के पास जब 5-6 कंपनी और आ जाएगी भाई, ठीक है, एक वाई आ गई, एक जेड आ गई, तो अब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं पैसा भी भाई, जो सही सामान देगा, जो कम पैसा लगा होगा, ठीक है, उसी का ज़्यादा सामान बिकेगा। तो प्रतियोगिता भी यानी कि प्रतिस्पर्धा भी मूल्य निर्धारण का बहुत बड़ा एक कारक है। दूसरी बात करें हम किसकी भाई, मांग एवं आपूर्ति की, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी क्या होगी, इसकी महंगाई बढ़ती जाएगी, और जिस चीज़ की डिमांड जितनी कम होगी उतनी क्या होगी, इसकी महंगाई घटती जाएगी। मान के चलो एक प्याज है, प्याज बेचने वाला है भाई, कौन सा है भाई, एक प्याज बेचने वाला, उसके पास केवल 1 किलो प्याज है। कितना है, केवल 1 किलो प्याज बचे हुए हैं, और ये आखिरी है प्याज वाला, इसके बाद कोई है भी नहीं। ठीक है, और लेने वाले कितने हैं, 2 लोग हैं, एक इधर से है भाई और एक इधर से खड़ा है, एक व्यक्ति इधर आ गया और एक व्यक्ति यहाँ पे आ गया। अब जो पैसे ज़्यादा देगा, ठीक है, पैसे प्याज तो उसे को मिलेगी, तो ये किसका काम होगा, मांग एवं आपूर्ति का, यानी कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और कितने इसमें लोगों में बांटना है, तो ये सब कहीं होगा डिमांड एवं सप्लाई का। आगे इसे पढ़ेंगे, अभी तो केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मूल्य निर्धारण करने के हमारे पास 2 तरीके हैं मुख्यतः, कौन कौन से, मांग एवं आपूर्ति, और दूसरी क्या हो जाएगी, वो प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन कितना है, उस फील्ड में कंपटीशन कितना है। अब बात करें एक शब्द इसमें मैंने लिखा हुआ है, क्या है भाई, निजी क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो मतलब होगा, यानी कि जो भी चीज़ें होगी वो किसके हाथ में होगी भाई, प्राइवेट जो व्यक्ति होगी, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल होगा या नहीं होगा भाई, सरकार का रोल नहीं होगा। जो भी मूल्य निर्धारण करेगा या जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है या जिस भी चीज़ का हमें वितरण करना है, ये सब किसके हाथ में होगा भाई, प्राइवेट हाथों में होगा। यानी कि अगर इसके मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे एक यूएसए हमारे पास देश है, नाम तो सुना होगा भाई ना सबने, यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सबकी सब किस में है भाई, हमारे प्राइवेट हाथों में है। ठीक है, यानी कि यूएसए हमारे पास कैसा है भाई, एक पूंजीवादी देश है। यहाँ पे अगर रेल का निर्माण करना तो कौन करेगी, वो प्राइवेट कंपनी करेगी। ठीक है, कौन करेगी भाई, प्राइवेट कंपनी करेगी। हथियार बनाने कौन बनाओगे, प्राइवेट कंपनी बनाओगी। मोबाइल बनाना कौन बनाओगी, प्राइवेट कंपनी बनाओगी। यानी कि यूएसए में हर चीज़ किसके हाथ में है भाई, प्राइवेट हाथ में। प्राइवेट हाथ में होने का कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है। अगर मैं नुकसान की बात करूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा किस पे काम करेगी, लाभ के सिद्धांत पे काम करेगी। भाई मान के चलो अगर आप ही हो खुद की अपनी कंपनी लगा रहे भाई, तो किस पे काम करोगे, केवल जिसमें लाभ होगा ना उस पर तो काम करोगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो गरीब लोग हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, गरीब ही रहेंगे, और जो क्या होंगे, अमीर होंगे, अमीर बनते जाएंगे। यानी कि गरीब और नीचे जाएगा, अमीर और भी ऊपर उठता जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भारत जैसे देश में तो बहुत नुकसान का है, क्योंकि भारत हमेशा बहुत 200 सालों से लगभग गुलाम रहा था, और गुलाम होने के कारण इतनी अर्थव्यवस्था उसके पास पैसा इतना नहीं बचा हुआ था कि गरीबों में जो सब अमीर हुए इसमें। ठीक है, तो यूएसए में कैसे है भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नुकसान क्या है इसका भाई, कि हमेशा लाभ पे काम करेगा, यानी गरीब के बारे में किसी का हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फायदा क्या है भाई इसका, इसमें करप्शन नहीं होने का। क्या नहीं होने का भाई, करप्शन नहीं होने का, यानी कि भ्रष्टाचार नाम मात्र को, बिल्कुल होने का नहीं भाई। जहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात करोगे वहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं। भ्रष्टाचार कौन करे, जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी सरकारी कर्मचारी हो गए, वो हमारे पास क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, लिख लो 1-2 लाइन अगर लिखोगे, लिखो भाई, ऐसी आर्थिक प्रणाली, लिख लो साथ के साथ लिखते चलो। ठीक है, ऐसी आर्थिक प्रणाली, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन वितरण एवं मूल्य निर्धारण निजी क्षेत्र के पास होता है। किसके पास होगा भाई, निजी क्षेत्र के पास होगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास होगा। ठीक है, दूसरी लाइन में लिखोगे, इस अर्थव्यवस्था में, शॉर्टली लिख लो जैसे भी लिख सकते हो उसे, बाद में से फेयर कर लो खुद से। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका नगण्य होती है, यानी कि सरकार के कोई रोल इसमें नहीं होता। आप कितनी जमाखोरी करो, किसी भी रेट बेचो, वो तुम्हारी मर्जी है। सबका सब जो मूल्य निर्धारण होगा कौन करेगा भाई, बाजार करेगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर करेगा।
भाई आपने 10 तरीके के फ़ोन बना दिए, इसमें जितने ज़्यादा फीचर होंगे, जितने कम रेट पे होगा वो उसी रेट में बिक जाएगा भाई। ठीक है, तो कौन निर्धारण करेगा मूल्य का? बाजार निर्धारण करेगा। तो क्वेश्चन क्या देगा? पूंजी किस अर्थव्यवस्था में जो मूल्य निर्धारण होगा बाजार के हाथों में होगा? तो कौन सी होगी भाई? वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इसमें, यानी कि जो भी उत्पादन, जो भी चीज़ें करेगा वो निर्धारण कौन करेगा? इसका निजी क्षेत्र करेगा, यानी कि बाजार करेंगे। अब नेक्स्ट अगर बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत दिया था, यानी कि ये जो सिद्धांत हमारे पास दिया था पूंजीवादी का, ये किसने दिया था भाई? जो 1776 में हमारे पास एक बुक लिखी गई थी, कौन सी थी? हाँ, एडम स्मिथ ने लिखी थी। कौन सी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ जो नेशन पुस्तक थी, इसी में हमारी किसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्याख्या करी गई थी, इसमें सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला मुख्यतः देश कौन सा हो गया भाई? यूएसए होगा। यहाँ पे सरकार की भूमिका बिल्कुल जीरो होगी, नहीं के बराबर होगी। मूल्य निर्धारण कौन करेगा? प्राइवेट हाथ करेंगे, यानी कि जो निजी क्षेत्र होंगे या बाजार करेगा। ठीक है, काम किस सिद्धांत पे करेंगे? हमेशा ये अपने लाभ यानी कि प्रॉफिट के काम पे ये काम करेंगे। नेक्स्ट, इसका सिद्धांत दिया किसने था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। कब भाई? 1776 में। किस बुक में दिया था? द वेल्थ ऑफ नेशन में। द वेल्थ ऑफ नेशन। इतनी चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें भाई कौन सी हमारे पास है? समाजवादी की। या इसके एक दो देश और लिख लो। कौन कौन से? इसमें यूएसए हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा भाई कनाडा, भी ऐसे ही है। नेक्स्ट लिख लो यूरोपियन कंट्रीज। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज है जो किसमें भाई? हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाली, जैसे जर्मनी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। तो ये सब कहीं के भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। ठीक है, आज इतना ही रखो इसमें, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में ही होगा।